and welcome back. Today is the 6th day of our technical session, and at this time it's now my privilege to invite Dr. Amit Kumar sir, Professor from Division of Food Sciences, to share his presentation and presentation and practical insights with the participants. Good morning all and Assalamu alaikum. I think जब फर्स्ट डे से जो आप सुन रहे हैं that is the only word is plant. प्लांट की केयर हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है. ये मान लीजिए कि हमें स्टार्टिंग जिस टाइम हम प्लांट लगा रहे हैं तब से लेकर और जब तक प्लांट जिएगा तब तक उसकी केयर करनी ही करनी है हर आदमी, क्योंकि हमें वो मेन प्रोड्यूस देता है. सारा प्रोडक्शन हमें उसी से आता है. स्टार्टिंग में इवन हम जब फर्स्ट डे प्लांटेशन करते हैं तब भी हमें एक बेस पे प्लांट को एक लिटिल बिट पहले भी जितनी भी प्रेजेंटेशन आपसे हो चुकी है तुमने धीरे धीरे हर चीज़ समझी होगी कि उसमें भी हल्का सा टक मारते हैं हम, ठीक है, कट करते हैं ऊपर से, ताकि आपका प्लांट उसमें जो ऑलरेडी उसकी प्लांट की पोजीशन है उससे बेटर वो आपको और ब्रांचेस दे सके, ठीक है, स्टार्टिंग से ही. एंड द साइंस टॉपिक टू मी इज द इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक प्रूनिंग ऑफ प्लांट हेल्थ एंड ऑर्चर्ड लॉन्गेविटी. ऐसी बात नहीं है कि प्रूनिंग फार्मर्स अपने आप नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन जो हम समझाते हैं उसी चीज को साइंटिफिक कहा गया है. बस मतलब आपको तरीका क्या है, कट वो भी करते हैं, कट हम भी करते हैं, ठीक. और जो नॉर्मली हम जो प्रूनिंग करते हैं उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मुझे अब तक पता लगा होगा तुम्हें क्या बोलते हैं उसको. बेटा 5-6 दिन की ट्रेनिंग होती है, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और बीच रिवीजन के हिसाब से अगर करोगे तो याद रहेगा. जी सर. क्या बोलते हैं जिससे कटिंग करते हैं? कितने हैं सर? स्केचर, ठीक है ना. हाँ, स्केचर को हैंडल कैसे करना है, स्केचर को चलाना कैसे है, ये ही साइंटिफिक है, ठीक है. अदरवाइज कट करना इज नॉट ए बिग टास्क, ठीक है. जैसे हमारे आपके सामने एक प्लांट है, सबसे अपर पोर्शन इज द फोलिएज, जहाँ पे आपको सारा फोलिएज मिलता है, ठीक है, और उसी फोलिएज पे आपकी फ्रूटिंग होती है. इसी पोर्शन को हम क्राउन भी बोलते हैं अदरवाइज, ठीक है. द टॉप मोस्ट पोर्शन स्कैफोल्ड ब्रांचेस, जो आपकी सेकेंडरी ब्रांच होती हैं, जो बाद में आती हैं, ठीक है. जो आपकी इनिशियल होगी दैट इज ट्रंक, और जो उसके ऊपर पहली ब्रांच आएगी दैट इज प्राइमरी, और जो सेकेंडरी ब्रांचेस है उसको स्कैफोल्ड ब्रांचेस भी बोलते हैं साइंटिफिकली, ठीक है. उसी की हमेशा हम नॉर्मली कटाई करते हैं और उसी से हमारा सारा प्रोड्यूस आता है, ठीक. स्टम्प्स जो मेन एक रोल अदा करते हैं. स्टम्प्स वो चीज बचती है जो आपने कट किया, कट के बाद जो पोर्शन बच गया आपका वो स्टम्प कहलाता है, ठीक. शैलो रूट्स एंड लिटरल रूट्स, टैप रूट्स. कई बार प्रूनिंग, अगर आप प्रूनिंग की बात करेंगे तो कुछ रूट पोर्शन को भी हम कट करते हैं किसी केसेस में. ये जरूरी नहीं कि एप्पल के केस में करते हैं, लेकिन किसी प्लांट में हम रूट प्रूनिंग भी करते हैं ताकि हमारे प्लांट्स की लॉन्गेविटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है. सिंपल टर्म है, कई बार पढ़ी होगी अब तक. प्रूनिंग क्या है? प्रूनिंग इज डिफाइंड एज अ judicious removal of plant parts, especially shoots, roots, buds from the fruit trees. हम सब पोर्शन को रिमूव करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसी उस टाइम की उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है. This portion is carried out during the later stage of the plant growth. Its main objective is to strike a balance between vegetative and reproductive growth. सिंपल टर्म जो है प्रूनिंग की वो यही है कि हमारा एक बैलेंस जो है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का, उसको बैलेंस करना है, ठीक है, ताकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें प्रोटीन मिल सके. वेल प्रून ट्रीज आर हेल्दी, एस्थेटिक एंड टेंड टू सर्वाइव लॉन्गर इन कंपैरिजन टू द अनप्रून्ड ट्रीज. आप एक प्लांट की प्रूनिंग करते हैं ना, और कुछ हो ना हो वो आपको देखने में अच्छा लगता है, ठीक है. जो चीज देखने में अच्छी लगती है उस पर अट्रैक्शन अपने आप जाती है. या ये बोल लीजिए कि उस पे और तो और खुदा भी एक अपनी कुदरत अलग ही बरसाता है, ठीक है. The fundamental approach in pruning involves the removal of those branches that are viscous, diseased and dried. अगर हम प्लांट में कुछ ना करें, जैसे कि एवरग्रीन प्लांट, डोरमेंट प्लांट में मोस्टली प्रूनिंग ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू एवरग्रीन प्लांट. जबकि एवरग्रीन प्लांट में भी कहीं ना कहीं आपकी प्रूनिंग होती है. उस केस में हम केवल ज्यादा कुछ नहीं रिमूव करते, लेकिन क्रिस क्रॉस डिजीज और ड्राइड जो ब्रांचेस होती है वो रिमूव करते हैं, ठीक है. जो हमारे डोरमेंट प्लांट्स है उसमें भी ये कार्रवाई होती है. वो आपकी विंटर्स में भी हो सकती है, जैसे प्रूनिंग मोस्टली ट्रेनिंग और प्रूनिंग जो भी हो मोस्टली विंटर्स में होती है.
ठीक है, वो आपकी विंटर्स में भी हो सकती है, वरना आपकी वो समर्स में भी होती है, या आपकी जब भी कोई ब्रांच ड्राई हो गई आप उसको उसी टाइम पे रिमूव कर दीजिए। ठीक है, कोई स्पेसिफिक टाइम होता जरूर है प्रूनिंग का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि डिजीज ब्रांचेस जो है आपकी या आपकी क्रिस क्रॉस जो ब्रांचेस है वो आपको नॉर्मली कभी भी रिमूव नहीं कर सकते, वो आप किसी भी टाइप से रिमूव कर सकते हो इजीली, खासतौर पर डिजीज जो ब्रांचेस है, क्योंकि डिजीज आगे एक बार आ गया प्लांट पे, ठीक है, तो बेटर रहता है उसको आप रिमूव कर दें अगर आपका प्लांट पूरा हेल्दी है तो। ठीक है, अदरवाइज क्यों डिजीज बढ़ता है, आप उसको कंट्रोल करने पड़ रहा है, अगर उसको कट कर दोगे तो भी वो एक हिसाब से आपका बचाव है प्लांट का। ठीक, in order to ensure regular and quality fruit bearing there should be optimum light penetration within the tree canopy। मतलब आपको प्रूनिंग का मेन मकसद क्या होता है कि आपकी जो लाइट पेनिट्रेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए प्लांट में, सारी प्रॉपर लाइट पेनिट्रेशन अगर प्रॉपर हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी एक हेल्दी बेरिंग प्लांट बनता ही बनता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली देखिए आपने हर तरह का कट देखा होगा प्लांट में, इस टाइप का भी कट होता है, इस टाइप का भी है, ये अबव बड है, जबकि आपको इस टाइप का कट नहीं करना है कभी भी। ठीक है, ये ज्यादा स्लांटिंग है, इतना स्लांटिंग भी नहीं। हमेशा जब भी फार्मर्स को समझाया जाता है या स्टूडेंट्स को समझाते हैं तो हम ये क्लियर बोलते हैं कि 45 डिग्री पे ही आप हमेशा कट करेंगे। ठीक है, एंड दैट इज द राइट। ठीक है, और इसमें आपका बड भी बच रहा है। ठीक, कभी भी कट इस तरफ से नहीं लगाया जाता क्योंकि इस तरफ आपकी बड है। ठीक है, एंड दिस इज द बाउंड्री बिटवीन द ब्रांचेस। आपको यहाँ जो मैंने पहले बताया जो पिक्चर में स्टब वर्ड था वो स्टब यहाँ छोड़ दें आप फिर। ठीक है, अगर आप इसको बिल्कुल कट कर रहे हैं इसके ब्रांच के साथ में, वो भी कट आपको कभी नहीं करना है। रीजन कि यहाँ से डिजीज सारा अटैक करता है हमेशा। ठीक है, यहाँ से कई बार क्या होता है कट इतना हैवी लगा देते हैं हम कि उससे कई बार प्लांट की जो ब्रांच की छाल है वो भी उतर जाती है, बार्क जो है वो भी हमें रिमूव नहीं करनी है। ठीक, उसका भी ध्यान रखना है और हल्का सा स्टब ज्यादा भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसलिए कट हमेशा इतनी दूरी पे ही लगाया जाता है। दिस इज एबीसीडी ऑफ प्लांट या एबीसीडी ऑफ प्रूनिंग। ठीक है, ए सकर्स जो नॉर्मली रिमूव किए जाते हैं, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रूनिंग। क्यों? क्योंकि एक बार सकर्स अगर निकले, जैसे चेरी का प्लांट है सकर्स बहुत निकलते हैं, एप्पल के सीडलिंग प्लांट्स हैं, सीडलिंग रूट्स होते हैं उसमें भी सकर्स आते हैं आपके। ठीक है, उनको हमेशा रिमूव करना है। ठीक है, प्लांट की केयर करने में सकर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सारा जो खुराक है वो आपकी नीचे से निकलती है और वो सब खींचते हैं अदरवाइज सकर्स। ठीक है, इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है अदरवाइज। ठीक है, जहां आप इनको नो डाउट कई बार हम सकर्स को एज ए रूट स्टॉक या एज ए मल्टीप्लाई करने के लिए भी यूज करते हैं, किसी क्रॉप में, इवन चेरी में भी, पियर में भी सकर्स को एज ए हम रूट स्टॉक यूज कर लेते हैं। लेकिन बेटर रहता है कि अगर आपको प्लांट को हेल्दी रखना है तो इनको रिमूव करना ही करना है आपको। ठीक है, सेकंड इज स्टब्स और ब्रोकन ब्रांचेस, जो भी आपकी ब्रांचेस टूट गई हैं उनको नॉर्मली रिमूव कर देना चाहिए। सी डाउनवर्ड्स ग्रोइंग ब्रांचेस, क्योंकि प्लांट अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि सारा का सारा आपको लाइट पेनिट्रेशन या सनलाइट जो भी मिलनी है वो सब ऊपर से आनी है। ठीक है, तो उस बेस पे जो डाउनवर्ड्स ग्रोइंग जो ब्रांचेस है वो उनको रिमूव करना है। रबिंग ब्रांचेस उनको रिमूव करना है। शेडेड इंटीरियर ब्रांचेस जो आपकी अंदर की तरफ ब्रांचेस है जिसमें नॉर्मली आपकी लाइट पहुंचती ही नहीं है, उनको आपको रिमूव कर देना ना रेगुलर बेसिस पे। कंपीटिटिव लीडर्स जो आपको मेन जहां पे फ्रूटिंग हो रही है उसको बचाने के लिए जो भी आपके लीडर्स उसमें कंपटीशन में आ रहे हैं उनको रिमूव कर दे रही है। नैरो क्रॉस एंगल, क्योंकि एक क्रॉस एंगल की बात की गई है जो 45 डिग्री पे बोला जाता है। ठीक है, उनको भी आपको टाइम बाय टाइम रिमूव करते रहना है। होल्स एंड हेडिंग बैक ऑफ ग्रोथ डाइवर्जन, आपको प्लांट को फ्रूटिंग जो हो रही है उसको डाइवर्ट करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको इसकी हेडिंग बैक कंटिन्यूस करनी है। लेकिन मोस्टली ज्यादातर जो डोरमेंट प्लांट्स हैं हम उनमें कार्रवाई केवल 2 बार करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमें रोज कैंची उठा के प्लांट के पास जाना है। ठीक है, लेकिन फार्मर की सबसे बड़ी हैबिट होती है कि उसके पास स्केचर हमेशा अपने पास होनी चाहिए जब भी फील्ड में हो जाता है। प्लांट हमेशा फार्मर को ये बोलता है कि मेरे पास डेली आइए, मेरे पास डेली आओ, क्योंकि जैसे हम कभी भी ये बोलते हैं ना कि हम किसी भी चीज को खुश होके देख के खुश होते हैं, वैसे ही प्लांट कभी भी जब फार्मर उसके पास आता है वो वैसे ही खुश होता है। क्यों? क्योंकि जब फार्मर उसके पास आएगा तो वो कुछ ना कुछ उसको देखेगा, उसकी ट्रीटमेंट वो रेगुलर करता रहेगा। ऑब्जेक्टिव मेन प्रॉपर कैनोपी स्ट्रक्चर, सबसे बड़ी बात है स्ट्रक्चर एक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, अनपूर्ण प्लांट्स है, अनट्रेन्ड है, तो उसकी स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, वो देखने में भी बुरा लगता है। ठीक है, इंप्रूव लाइट पेनिट्रेशन एंड एरिएशन टू कंट्रोल फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग,
ताकि आपकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्रॉपर हो सके, जो मेन हमारा टारगेट है किसी भी प्लांट के साथ। इवन आपका अनप्रूव्ड जो प्लांट है फ्रूटिंग वो भी देगा, लेकिन आपके पास वो हेल्दी फ्रूटिंग नहीं होती, या आपको ये बोला जाए कि उसमें प्रॉपर जो आपको ए ग्रेड या बी ग्रेड जो भी फ्रूट चाहिए वो उसमें नहीं मिलते हैं। बैलेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ टू रिमूव डिजीज डैमेज्ड इंसेक्ट इन्फेस्टेड एंड वीक शूट जो होती है वो ज्यादातर रिमूव करनी है हमें। व्हाई टू प्रून करने की जरूरत क्या पड़ती है हमें, ताकि प्लांट हमारा, बेसिक रूल है, ताकि प्लांट हमारा हेल्दी रहे बस। प्रूनिंग हेल्प्स टू मेंटेन मैनेजेबल प्लांट हाइट स्प्रेड, मेकिंग हार्वेस्टिंग स्प्रेइंग एंड इंटरकल्चरल ऑपरेशन इजियर। ठीक है, जैसे अगर आज की बात करोगे आप, हाई डेंसिटी सिस्टम चल रहा है हमारा जो भी, उसमें मेन टारगेट होता है हमारा क्या, ताकि अगर हाई डेंसिटी है आपके लार्ज एरिया में ग्रो हो रहा है, ताकि हमारी जितनी भी हार्वेस्टिंग हो मैकेनिकल हो सके। जो भी हम कार्रवाई उसमें कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग स्प्रेइंग सारा मैकेनिकल करने के लिए भी हमारे को कहीं ना कहीं एक प्रॉपर प्रूनिंग या प्रॉपर प्लांट को एक शेप देनी पड़ती है। अनप्रून्ड एंड पोरली प्रून्ड ट्रीज कैन ऑफन बी safety hazards endangering people and property. The purpose of pruning is an orchard is to maximize economic returns and stimulate early fruit production. ठीक है, जो भी आपके प्रून प्लांट होते हैं उसमें नो डाउट कहीं ना कहीं फ्रूटिंग भी अर्ली आती है एज कम्पेयर टू अनप्रून्ड प्लांट्स में। By eliminating unproductive shoots, pruning redirects fruit reserves to the fruitful branches. मतलब जो आपका फ्रूट रिजर्व है वो सारा उन ब्रांचेस में चला जाता है जहां पे हमारे को फ्रूट लेने हैं, जहां से leading to better yield and quality of fruits. When to prune? प्रूनिंग का जैसे नॉर्मल दो टाइम होते हैं हमारे, एक डोरमेंट, एक समर प्रूनिंग। प्रूनिंग ऑफ द deciduous trees is carried out during the dormant season after leaf fall, हमेशा पत्ते झड़ने के बाद। ठीक है, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें हम समर में करते हैं प्रूनिंग, या जिसमें पत्ते गर्मियों में झड़ते हैं, कौन सा ऐसा प्लांट है? क्योंकि जो चीज मैं पूछ रहा हूं ना, जो फ्रूट है, ये हम बेटा कोई भी आओ, चाहे वो फार्मर है, मतलब जिसने 10th कर ली है उसने ये सब कुछ पढ़ा होता है पहले से। कौन सा ऐसा प्लांट है जो हम गर्मियों में पत्ते झड़ते हैं? बेर। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम उसमें प्रूनिंग करते हैं वो समर में होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू डोरमेंट जो हमारे टेम्परेट सीजन है। टेम्परेट में जितने भी हमारे फ्रूट होते हैं वो सारे के सारे प्रूनिंग कब करते हैं, वो हम करते हैं विंटर सीजन में। ठीक, usually in October or November, however the period from January to March is preferred. जैसे आपके प्लांट्स हैं, जैसे आपका सबसे पहले फ्लावरिंग किसमें होती है? सबसे पहले फ्लावरिंग मार्च। सबसे पहले फ्लावरिंग किस प्लांट में होती है? ये आलमंड में। ठीक है, ये एक थ्योरी है कि जिसमें सबसे पहले फ्लावरिंग होती है उसमें लेट प्रूनिंग करते हैं, एक थ्योरी है इसकी, क्लियर? ठीक है, आलमंड में इवन प्रूनिंग अगर आप जनवरी एंड इवन फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ फरवरी में करेंगे तब भी वो आपको टाइप ऑफ फ्लावरिंग देगा वो। ठीक है, however the period from January to March is preferred. Pruning should be completed before spring prior to the appearance of color in swelling leaf or flower buds. मतलब flower buds के आने से पहले कर लेनी चाहिए। Dormant pruning जो हम normally winters में करते हैं, performed during the dormant season. It is typically promotes better bud formation, minimizes disease transmission and allows for more vigorous growth in the subsequent growing season. ठीक है, और जो भी pruning हम करते हैं हमेशा याद रखो, प्रूनिंग वहां पे भी समझा जाता है कि प्रूनिंग आपका बेयरिंग कैसे कर रहा है प्लांट, वो भी कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, कि हमारा प्लांट इस तरह से बियर कर रहा है तो हमें प्रूनिंग उसी हिसाब से उसकी करनी है, क्योंकि प्रूनिंग कभी भी आपको प्रेजेंट ईयर के लिए नहीं होती। प्रूनिंग हमेशा ध्यान रखा जाता है ताकि आपके नेक्स्ट टू ईयर में भी कहीं ना कहीं वो होती है। जैसे आपका चेरी है, चेरी में जो स्पर फ्रूटिंग करते हैं हमारे, एक स्पर आपको 10 से 12 साल तक फ्रूटिंग देता है उसमें, अगर हम उसमें पर, लेकिन चेरी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है कि जिस टाइम हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं मोस्टली स्पर हमारे उस टाइम रिमूव हो जाते हैं। दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्रूनिंग। ठीक है, वो है ड्रॉबैक, लेकिन एक टाइप ऑफ प्रूनिंग वो भी काउंट होती है, क्योंकि आपके स्पर उस टाइम पे खासतौर पे रिमूव नहीं करने चाहिए, हमें उस स्पर को ही मेंटेन करना है उस टाइम पे, चेरी के केस में। लेकिन ठीक, summer pruning conducted during the growing season. It is mainly focused on controlling vegetative growth, improving light exposure to the tree canopy and promoting the fruit development. ठीक है, खास तौर पे हम समर प्रूनिंग या फिर जो नॉर्मली हम एवरग्रीन प्लांट्स में करते हैं वो हमेशा हम करते हैं गर्मियों में ही। ठीक है, बिफोर
या तो आफ्टर फ्रूटिंग, जब आपके फ्रूट हार्वेस्ट हो चुका है, या फिर आपके बीच में, जैसे कि आपके मैंगो है, ठीक है, मैंगो में जब भी आपकी कोई ड्राइड ब्रांचेस नजर आती हैं या डिजीज ब्रांचेस हैं, उस टाइम आपको रिमूव करनी है। डोरमेंट हो चाहे समर प्रूनिंग हो, एक बेसिक रूल है जो मोस्टली फार्मर्स करते ही नहीं है, वो है सबसे बड़ा कि आपको जहां भी कट लगा वहां पे पेस्ट लगाना है। उस टाइम पे वहां पे पेस्ट लगाना ही लगाना है। जस्ट सिंपल कि आदमी गिर गया, चोट लगती है ना, हम खड़े होते हैं, पुराने लोग हैं वो ज्यादातर ये करते हैं कि वो मिट्टी उठाई वहीं पे ऐसे रख दी, ताकि आपकी जो हीलिंग है वो प्रॉपर हो सके और वहां से कुछ भी डिजीज की पेनिट्रेशन ना हो। बेसिक रूल उसका ये होता है, आपको उसको उस चीज को रोकना है, ठीक है। और पेस्ट प्लांट के लिए बेटर है, ठीक है। आपको वहां सिंपल पेस्ट लगाना है। बोलने के लिए बोल्डेक पेस्ट है, चॉकलेटी पेस्ट है, काफी पेस्ट आती है, लेकिन अगर आप सादा चूना प्रिपेयर करके रखो, खासतौर पर जिस टाइम को पता है कि आपको आज ये चीज रिमूव करनी है, ठीक है। अदरवाइज रेडीमेड भी आता है मार्केट में, आपको उसके ऊपर पेस्ट की तरह उसको यूज करना है ताकि आपका डिजीज वहां से पेनिट्रेट ना हो। During the dormant season, most of the trees' carbohydrate nutrients are stored in the roots and woody tissues. Therefore, removal of limbs results in the minimal loss of food reserves essential for growth and overall health of the plant. Once leaves are formed, these reserves are largely located in the foliage and are more susceptible to loss through the pruning itself. Additionally, dormant season pruning reduces the sap flow from pruning wounds and minimizes the risk of insect infestation and disease infestation. लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप जो डोरमेंट प्रूनिंग करते हैं या जैसे खास तौर पे हमारा जिस टाइम लीफ फॉल होता है, बहुत सारे डिजीज हमारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो उसी पे सर्व करते हैं या उन दिनों में उसी के ऊपर अपनी खुराक बनाते हैं। तो खास तौर पे आपको उस टाइम वो भी ध्यान रखना है कि जितना भी लीफ फॉल हो रहा है वो भी आपको अपने ऑर्चर्ड से रिमूव करना है उसी टाइम पे, ताकि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए कहीं ना कहीं प्लांट को आप बचा सके। टाइप ऑफ प्रूनिंग काफी टाइप्स हैं, ये मेरे हिसाब से मोस्टली आपने चीजें कवर की हुई हैं, लेकिन रिवाइव करना जरूरी है। थिनिंग आउट, जो हम नॉर्मली प्लांट को हेड बैग के बेस पे भी करते हैं, या फिर सॉरी आपको किस बेस पे उसको रिमूव करना है। टोटल रिमूवल ऑफ द शूट्स और ब्रांच एट इट्स इंसर्शन पॉइंट on a large branch or scaffolds to increase the fruit size and reduce alternate bearing tendency. That is examples are grape, peach, plum and quince. ठीक है, heading back. A portion of the shoots is removed with a cut made anywhere below or terminal bud on a shoot, but not the total removal of the shoot. Thin wood pruning. Normally हम जिसमें बहुत कम करते हैं pruning. So refer to the removal of slow growing, weak and under hanging branches. और shoots which are either not fruiting, ठीक है। कई बार आपके बीच में प्लांट्स में से एक बहुत, जैसे एप्पल में मोस्टली देखा गया है, एक बहुत या फिर पीच में बहुत तेजी से ग्रोथ करती है, उसको बोलते हैं सकर्स, ठीक है, या फिर वाटर स्प्राउट्स, ठीक है। वाटर स्प्राउट्स को हमेशा रिमूव करना चाहिए क्योंकि वो खुराक ज्यादा खींचता है, हेल्दी बहुत होता है वो अपने आप में ही, ठीक है। खुराक खींचने की वजह से वो हेल्दी होता है, उसको आपको टाइम पे रिमूव करना ही करना है, ठीक है। और खासतौर पर जिस टाइम का होगा ग्रोइंग सीजन है, वो होता है ग्रोइंग सीजन के टाइम पे, या आपकी जो समर प्रूनिंग है उस टाइम पे। और समर प्रूनिंग का जो मेन एस्पेक्ट है, समर प्रूनिंग हम इसलिए भी करते हैं ताकि आपका लाइट पेनिट्रेशन उस टाइम लीव्स पे या फ्रूट के लिए प्रॉपर मिल सके। निकिंग, मेक ए नॉच जस्ट लाइक दिस, जो आपका बड से नीचे के रहता है। बेंच कट कैसे करते हो? क्या बेंच कट सर करते हो? बेंच कटिंग बेटा हम नॉर्मली वैसे तो जो बेंच वर्ड यूज किया गया ना वो हमेशा जो फिक्स प्लांट्स हैं उसी में किया जाता है, ठीक है। जो नॉर्मली हम कटिंग करते हैं, जो स्केचर्स ही करते हैं वो भी, लेकिन किसी प्लांट्स में ही, सब में नहीं करते उसमें भी। मेक ए नॉच बिलो द बड बाय रिमूविंग ए वेज शेप्ड पीस ऑफ बार्क, दिस एंश्योर्स द एक्युमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द लीव्स टू ए बड एंड मे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रूट बड। नॉचिंग नॉर्मली ये भी की जाती है, मेकिंग ए नॉच अबव द बड, मतलब हमेशा बड से अपर पोर्शन में करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं ज्यादातर हम इन चीजों को उसमें फोकस नहीं करते, ठीक है। जो पिंचिंग है, जैसे मैंने दिखाया है, पिंचिंग नॉर्मली करते हैं नर्सरीज में, ठीक है, ताकि आपकी लिटरल्स ज्यादा निकल सके। दूसरी बात जो ये चीज होती है ये हम मोस्टली करते हैं, ज्यादातर फोकस ये रहता है इनको फ्लावरिंग प्लांट्स में, लेकिन वो भी एक टाइप ऑफ प्रूनिंग ही है। नाउ इम्पैक्ट ऑफ प्लांट हेल्थ, जो हमारा मेन रोल होता है, सारे जितने भी हमारे ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनका क्या इफेक्ट होता है जब हम ये कर रहे हैं। हार्मोनल रेगुलेशन, प्रूनिंग ट्रिगर्स द चेंजेस इन द लेवल ऑफ वेरियस प्लांट हार्मोन्स व्हिच रेगुलेट
की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज ग्रोथ, स्ट्रेस रेस्पॉन्सेज और एंड फ्रूटिंग, क्योंकि सारा का सारा इफेक्ट इन्हीं के थ्रू है हमारा। ठीक है, सबसे पहला क्या काम करता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन इज ए ग्रीक वर्ड जो नॉर्मली इट एग्जिस्टेंस व्हेन its existence was first proposed by the Charles Darwin in this year. It inhibits lateral bud formation. ठीक है, जो आपका एपिकल डोमिनेंस है वो इसी के थ्रू ट्रिगर होता है सारा का सारा। When the apical bud is removed, lateral buds begin to sprout, जो हमारी सबसे ज्यादा डिमांड है, ताकि हमारे लेटरल ज्यादा निकल सके और हमारे पास ज्यादा ज्यादा फ्रूटिंग बड्स आ सके। It improvements its improvements is basipetal and it moves from the top to the bottom side. Pruning typically reduces the oxygen concentrations at its cut side, thereby relieving the apical dominance and promoting lateral shoot growth. सिंपल टर्म है ये, क्योंकि हमारा सारा का सारा ये ऑक्सीजन ही काम करता है। और अगर जितने भी हमारे 5 करोड़ रेगुलेटर्स हैं, मेन जो काउंट होते हैं, उनमें अगर बात करोगे तो प्लांट के लिए सबसे बेनिफिट केवल ऑक्सीजन ही है। ठीक है, इसी से सारे सारे हमारी ग्रोथ एनहांस होता है फॉर सब्सटेंसेस दैट प्रमोट द सेल डिवीजन। ठीक है, जो हमारे आपकी जो एक बार आपकी अगर लेटरल स्टार्ट हो चुकी हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर साइटोकाइनिन का रोल स्टार्ट होता है, प्रमोट द सेल डिवीजन एंड अफेक्ट other growth regulatory function of the plants. These substances are called to be as the phytoquinin. It improves the photosynthesis by promoting chloroplast differentiation and stomatal openings, delays regular senescence, improves the ability of organs and tissues to absorb the various nutrients and stimulate the formation of new shoots. ठीक है, सारा का सारा फोकस हमारा उन न्यू शूट्स पे ही होता है। In 1955, Miller and Skoog isolated the substance from herring sperm DNA and named to be as the kinetin. It improves the plant's acropetal, that is move from the bottom to the top portion. Pruning enhances the cytokinin biosynthesis. The redistribution of cytokinin after pruning promotes the development of the new buds. साइटोकाइन प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? साइटोकाइनिन हमारे मोस्टली हम अप्लाई भी करते हैं और अदरवाइज प्लांट में ही ये इटसेल्फ डेवलप होता है, रूट्स में। Gibberellins were discovered by the Japanese scientist Kurosawa in 1926. Gibberellins, a group of plant growth regulators, is mainly promote stem elongation by increasing cell division and cell elongation, especially in the internodes. नॉर्मली फिलहाल हमारे मतलब पिछले 5-7 सालों से चल रहा है न्यूज कि गिबरेलिन्स मोस्टली फार्मर्स यूज करते हैं। किसके लिए? फ्रूट की ग्रोथ के लिए, फ्रूट साइज के लिए। उसका ड्रॉबैक क्या है? उसमें प्रॉपर ये नहीं होता, फिर सीड्स में नहीं बनता है। उसमें सीड नहीं बनता। सीड बनता है तो आपको वो सीड डेवलप नहीं होता प्रॉपर। ठीक है, उसका ड्रॉबैक क्या है? उसमें सर जब फ्रूट ड्रॉप होता है उसमें जो इथिलीन बनता है, अगर ऑक्सीजन उसमें होगा, सीड्स में ऑक्सीजन, सीड ऑक्सीजन बनाता है। ड्रॉप होने के बाद मान लो हमारा फ्रूट डेवलप हो गया, हमने हार्वेस्ट कर लिया, उसका क्या ड्रॉबैक है? तो उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। हाँ, सबसे बड़ी बात आती है कि आपकी मार्केट खराब होती है उससे। एक बार फार्मर ने फ्रूट भेजा तो ये कंफर्म होता है कि ये मार्केट मतलब ये फ्रूट आया कहाँ से, मान लीजिए शोपियन एरिया से आया हुआ है। ठीक है, वो फ्रूट की शेल्फ लाइफ नहीं होती उसकी, बाद में वो खराब हुआ जल्दी। ठीक है, मार्केट डिमांड वहां से खत्म होती है कि नहीं वहां का फ्रूट आया था उसमें शेल्फ लाइफ नहीं थी। ये ड्रॉबैक है GA3 का सबसे बड़ा। ठीक है, और फार्मर्स विदाउट रिकमेंडेशन, फार्मर्स विदाउट रिकमेंडेशन इसको यूज किए जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे अभी भी। These are sensitized in the young leaves, roots and immature shoots and move in all directions and in all the tissues including the xylem and phloem. Application of gibberellins increases the fruit size. Normally हम ग्रेप्स में करते हैं। क्यों? ग्रेप्स में क्यों यूज होता है? उसमें क्यों ड्रॉबैक नहीं है इसका? हाँ, क्योंकि हमारे पास मोस्टली जो वैरायटीज है वो सीडलेस है। ठीक है ना, उसमें हमें कहीं ना कहीं साइज की डिमांड होती है ज्यादा एंड कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स इन सम क्रॉप्स। एक चीज और है, अगर हम GA3 का नॉर्मली भी यूज नहीं करेंगे, अगर एप्पल की बात कर रहे हैं या पियर की बात कर रहे हैं, अगर हम GA3 का यूज नहीं भी करेंगे तब भी हमें सफिशिएंट साइज मिलता है उसका, बशर्ते कि आपकी जो अदर कल्चर प्रैक्टिसेस जितनी भी हैं या आपका जो इंटरकल्चर प्रैक्टिस या आपका मैन्योरिंग फर्टिलाइजेशन जो भी कर रहे हैं हम, अगर वो प्रॉपर हम कर रहे हैं तब भी हमारे पास एक सफिशिएंट साइज फ्रूट का बन जाता है। Pruning increases the level of gibberellins which stimulates shoot elongation and overall growth of the plants. अगर हम बात करें इथिलीन की, इथिलीन हमारा एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि हमारा इथिलीन किस लिए यूज होता है? रैपनिंग के लिए। हम कहीं और
मोस्टली इसको यूज करते ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम प्रूनिंग की बात करेंगे तो प्रूनिंग से भी कहीं ना कहीं इसका कोरिलेशन रहता है कि इट इंड्यूसेस द लीफ सेनेसेस, इनहिबिट द स्टेम इलॉन्गेशन, विच जो कहीं ना कहीं आपके ऐसे कोरिलेट करती है और जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं उनकी एक्टिविटीज में। Unlike other plant hormones, ethylene is active in very small quantities and can easily diffuse through the plant tissues and air. Ethylene is main associated with the maturation and aging processes in the plants. It promotes fruit ripening by stimulating enzymatic changes as a conversion of starch into the sugars, degradation of chlorophyll, synthesis of carotenoids and anthocyanins, and softening of the fruit due to breakdown of cell wall components like pectin. This is why ethylene is widely used commercially to ripen fruits such as the banana, mango and tomato. या फिर ये मान लीजिए जितने भी हमारे क्लेमेट्रिक फ्रूट है, ठीक है, हम उसको मोस्टली इथिलीन को यूज करते हैं इसके लिए। कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है इथिलीन का? और बैंड भी है वो, फिर भी यूज होता है फ्रूट प्लांट्स को, फ्रूट्स को मैच्योर करने के लिए, कैल्शियम कार्बाइड, लेकिन वो फिर भी बैंड है, हालांकि फार्मर फिर भी यूज कर रहे हैं उसको। It also plays an important role in senescence and abscission. Ethylene exonerates leaf senescence, flowering, fading, and abscission of the leaves, flowers, and fruiting by activating the enzymes that weaken the adhesion layer itself. Although abscisic acid is often linked with stress, ethylene is the primary hormone responsible for the abscission also. Abscisic acid is mainly a plant growth inhibitor. It counteracts growth promoting hormones like auxin, gibberellins and cytokinins. It was first isolated in 1961 by Lewis and Kans from depleted cotton petioles, which then termed abscissin 1. ABA is also the stress hormone because its concentration increases during the drought, salinity, cold and water stress, जो मोस्टली हर एक एरिया में या हर एक क्रॉप्स में होती है। ठीक है, आपका ड्रॉट भी मिलेगा, सैलिनिटी भी मिलेगी। सैलिनिटी सबसे ज्यादा किस एरियाज में है, किस क्रॉप, कौन सी ऐसी क्रॉप है जो सलाइन सॉइल्स में इजीली ग्रो होती है? सलाइन सॉइल्स में इजीली कौन सी क्रॉप है? आपका गुआवा इजीली ग्रो होता है। आपका इवन मैं नहीं बोलूंगा जो आपका दिल्ली एरिया है इसमें नहीं, लेकिन आपका जो हिसार बेल्ट है या फिर आपका पोमग्रेनेट है, ये सलाइन सॉइल्स में इजीली ग्रो हो सकता है। It's synthesized in plant part of the plant, especially old leaves. During water stress, ABA induces the stomatal closure, reducing transpiration and preventing the excessive water loss of the leaves. Now carbohydrate and nutrient redistribution, जो सबसे मेन रोल है। Carbohydrates and nutrient redistribution in plants refers to the movement and reallocation of stored foods, reserves and minerals, nutrients from storage organs such as roots, trunk and old woods to actively growing parts like buds, shoots, flowers and fruits. When pruning is done, a portion of the shoot and leaves, major sinks, is removed, which reduces competition among the growing points. और जो आपका plant part बचा हुआ है, ये सारा उस तरफ move कर जाता है। As a result, the stored carbohydrates and nutrients are redistributed to the remaining buds and shoots, leading to the vigorous vegetative growth, improved flowering and better fruit development. This redistribution is particularly effective after dormant season pruning, as reserves stored during dormancy are mobilized during the next growth phase, enhancing overall plant productivity and health. जो हमारे प्लांट्स डोरमेंसी में जाते हैं ना, दैट्स वाई कि हम उन पे ज्यादा फोकस करते हैं प्रूनिंग का, जबकि जितने भी एवरग्रीन प्लांट्स हैं उसमें हम प्रूनिंग का इतना नॉर्मली कॉन्सेप्ट नहीं है। केवल हमारा डिजीज या क्रिस क्रॉस जो ब्रांचेज है उन्हीं को रिमूव किया जाता है। The removal of plant parts, especially leaves, results in the reduced photosynthetic capacity or activity, leading to a temporary decline in the available carbohydrates. However, the plant compensates by redistributing stored carbohydrates to the remaining plant parts, particularly the roots and developing buds. Pruning can also reduce competition between the vegetative and reproductive organs for nutrients, improving the growth of the fruiting structures. Now on flowering and fruiting का क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर? प्रूनिंग का promotes flower bud differentiation.
ठीक है। जैसे कि आपकी आलमंड है, आलमंड में प्रूनिंग मैंने कहा था कि हमेशा थोड़ा लेट करते हैं हम, बिकॉज कि जो उसकी फ्लावर बड डिफरेंशिएशन स्टेज होती है वो बहुत कम होती है, वो टाइम बहुत कम लेती है, ठीक है। जैसे आपका एप्पल है, अल्टरनेट बेयरिंग आती है, या फिर आपका और कौन सी क्रॉप है जिसमें अल्टरनेट बेयरिंग होती है? मैंगो, ठीक है। क्योंकि इसमें फ्लावर बड डिफरेंशिएशन या फ्रूटिंग चल रही है या फ्रूट ग्रोथ हो रही है, उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं वो स्टार्ट हो जाती है उसमें, ठीक है। मैंगो के केस में ऐसा नहीं होता, मैंगो के केस में हमेशा जिस टाइम आपने फ्रूट हार्वेस्ट कर लिया उसके बाद स्टार्ट होती है वो चीज, ठीक है। इसीलिए अल्टरनेट बेयरिंग उसमें आती है, क्योंकि उसके बाद जब विंटर्स आती हैं नॉर्थ इंडिया में, खासतौर पर अल्टरनेट बेयरिंग विंटर मैंगो में नॉर्थ इंडिया में केवल जो हमारे नॉर्थ इंडियन वेराइटीज है उसी में है, जबकि साउथ इंडियन वेराइटीज में नॉर्मली ये स्टेज नहीं आती अल्टरनेट बेयरिंग की। दैट्स व्हाई कि यहाँ पे जो टेम्परेचर डाउन चला जाता है उस टाइम पे आपकी प्रॉपर ग्रोथ प्लांट को नहीं हो पाती। जब टेम्परेचर रेज होता है उसके बाद कई बार कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें इवन अगर आप एप्पल की बात करोगे तो उसमें लेट आवर्स में भी फ्लावरिंग आ जाती है, ठीक है। By checking excessive vegetative growth, pruning shifts the plant from vegetative to the reproductive phase, improves light penetration, better light inside the canopy enhances the flower bud penetration, especially in temperate fruit crops. It also improves color development of the fruits because of the direct light penetration की वजह से. By reducing excessive vegetative growth, pruning can redirect energy toward the reproductive structures, leading to improved fruit size, fruit set and fruit quality also. The overbearing one year leads to poor flowering the next year. This phenomenon is normally called as alternate bearing. Pruning controls the number of fruiting shoots, thus providing balanced yield every year. इसलिए भी हमें कहीं ना कहीं प्रूनिंग करनी पड़ती है। हालांकि अगर आपने प्रॉपर प्रूनिंग नहीं की है तो आप इवन उसको थिनिंग भी कर सकते हैं फ्लावरिंग टाइम पे। These are the few benefits of pruning. अगर केमिकल थिनिंग करेंगे तो उसमें क्या ड्रॉबैक है, और अगर करनी है तो मतलब क्या कौन सी कंसंट्रेशन और कौन सा हार्मोन हमें यूज करना चाहिए उसमें? नॉर्मली अगर हम जो थिनिंग के लिए यूज करते हैं वो करते हैं NaA, ठीक। अगर इसकी डोज हम ज्यादा कर रहे हैं तो वो डोज कहीं ना कहीं आपका फ्रूट ड्रॉप कर देती है। आपको बैलेंस डोज करनी है तो 20 ppm या 30 ppm नॉर्मली रिकमेंड की गई है एप्पल के केस में। और दूसरी चीज है कि इसके अलावा और जो केमिकल्स हैं वो मोस्टली नहीं करने चाहिए। और इवन फार्मर्स को अगर वैसे बात करेंगे हम, अगर आपके पास लार्ज स्केल प्लांटेशन है तो बोला जा सकता है आप केमिकल थिनिंग कीजिए, लेकिन बेटर फिर भी रहता है कि आप हैंड थिनिंग करो, क्योंकि फार्मर्स कभी भी जो डोज रिकमेंड करते हैं या डोज प्रिपरेशन जिस टाइम कर रहा है ना फार्मर वो नहीं कर पाता प्रॉपर, इसलिए उसके लिए बेटर वही है कि वो थिनिंग जो करनी है वो हैंड थिनिंग करे। लेकिन फार्मर कभी भी ना थिनिंग को प्रेफर करता ही नहीं है। उसके पास जिस टाइम फ्रूट साइज छोटा गया है वो तब तो श्योर करते हैं, लेकिन जिस टाइम पे फ्लावरिंग है उसको पता है कि प्रोफ्यूज फ्लावरिंग हुई है इस टाइम पे, उस टाइम पे कभी भी फार्मर थिनिंग नहीं चाहता। एक जो अगली स्लाइड है ना वो उसमें क्लियर हो जाएगा। Improves plant shape and structure strength, increase the flowering, fruiting and yield quality, control pest and diseases। ये एक ऐसी चीज है कि अगर हम नॉर्मली प्लांट की केयर कर रहे हैं, अगर बेनिफिट्स ऑफ प्रूनिंग तो लिखा है कि प्रूनिंग के थ्रू है, लेकिन अगर हम प्लांट की वैसी भी केयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें सारी आपको बेनिफिट मिलते ही मिलते हैं। Enhances the light penetration and air circulation, facilitates cultural operations and rejuvenation। जो तूने कहा नो वन लाइक्स द प्रोसेस ऑफ प्रूनिंग, फार्मर कभी भी प्रूनिंग चाहता नहीं है। अगर उसको बोले कि आप इस ब्रांच को कट कर दीजिए, 2/3 जो पोर्शन बोलते हैं रिकमेंड करते हैं कि आप इतना पोर्शन कट कीजिए, फार्मर कभी नहीं चाहेगा कि मैं प्रूनिंग करूं या थिनिंग करूं। लेकिन द पेन ऑफ लॉस बट फ्रूट्स ओनली ग्रोज ओनली ऑन द न्यू वुड। कभी पुरानी ब्रांचेस पे फ्रूटिंग प्रॉपर नहीं आती। दैट्स ऑल रिगार्डिंग प्रूनिंग। ओके, केवल आता रहे, बाकी काम कार्रवाई सारी होती रहती है। चलो अगर किसी को भी कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन, he or she can ask। सर प्लांट डॉर्मेंट में चला जाता है तो उस टाइम अक्सर फार्मर अक्सर नहीं कुछ फार्मर जो है ना फर्टिलाइजर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कभी कभी उसका फायदा होता है। कभी भी फर्टिलाइजर जैसे आपका FYM है, FYM आप किसी टाइम यूज करो कोई नुकसान नहीं है उसका, क्योंकि वो डिकम्पोज धीरे धीरे होता है। लेकिन नॉर्मली एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे फास्फोरस है आपका, DAP है, DAP फार्मर्स यहाँ पे ज्यादातर दिसंबर में यूज कर लेते हैं,
रीजन उसका क्या है? रीजन ये है कि फरवरी में ऐसे चांस होते ही नहीं है कि वो उसको यूज कर सके, ठीक है। अदरवाइज जो आपने दिसंबर के महीने में फर्टिलाइजर यूज किया डीएपी, उसको देखना वो जून के महीने में आपको प्लॉट्स मिलेंगे हमेशा, वो नहीं आपको प्रॉपर यूज हो पाता। इसलिए हमेशा जिस टाइम आपका सीजन जा चुका है, बेशक आप उसको मार्च में यूज कर दो जाके, ठीक है, लेकिन बेटर रहता है कि आप उस टाइम पे विंटर्स में नवंबर दिसंबर में कम से कम ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज ना करें, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। जैसे आपका यूरिया है, यूरिया बेस्ट टाइम है ही फरवरी एंड या आपके पूरे मार्च में, कभी भी यूज करो। इवन जितने भी क्रॉप्स हमारे यहाँ कश्मीर में हो रहे हैं, सभी क्रॉप्स की बात करूंगा मैं, ठीक है, उसमें आप नॉर्मली यूरिया डीएपी जो भी यूज कर रहे हैं वो हमेशा करने ही फरवरी एंड या फिर आपके मार्च के महीने में है। अदरवाइज एफआईएम है, एफआईएम कभी भी यूज करो, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एफआईएम बेटर रहता है कि डिकम्पोज हो टोटल। वो भी नहीं करना है कि जैसे आपने एफआईएम स्टोर किया है, आपने कहीं से परचेज किया है, या तो आपके पास अगर अपना ही है घर का अवेलेबल है तो उसको एक जगह स्टोर करते रहो, ठीक। और कई बार क्या होता है, फार्मर क्या करते हैं, जैसे घर से लाए डायरेक्ट खेत में डाल दिया, वो नुकसान का है कहीं ना कहीं। यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये कि यहाँ टर्माइट होती ही नहीं है, यहाँ इंसेक्ट या आंट्स नहीं लगती हैं। अदरवाइज जो कच्चा गोबर है ना, उसमें तो टर्माइट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ का एनवायरनमेंट ही नहीं है कि उसमें टर्माइट आए। जैसे नॉर्मली जब हम पीट डिगिंग करते हैं बाहर, स्पेशली ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आप ये आपका क्लोरोपाइरिफॉस यूज करना पड़ता है उस टाइम पे, ताकि आंट से बचाया जा सके प्लांट को। वो जो उसमें मिक्स करते हैं जिस टाइम पे हम पीट डिगिंग कर रहे हैं, यहाँ वो कल्चर में नहीं है, क्योंकि यहाँ एनवायरनमेंट वैसा ही है। लेकिन फिर भी कोशिश करो कि जितना भी हमारा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज है वो दिसंबर में नहीं होना चाहिए, वो वेस्टेज है एक तरह से, वो यूज ही नहीं हो पाता कहीं भी फिर भी, क्योंकि जितने भी प्लांट की एक्टिविटीज है, जो सॉइल की एक्टिविटीज जो है, क्योंकि टेम्परेचर रेंज होगा तभी वो एक्टिविटी कहीं स्टार्ट होती है, और वो होती ही एंड फेब के बाद या फिर मार्च में है। क्योंकि उससे पहले, हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि जैसे शोपियन एरिया है, शोपियन एरिया में स्नो ज्यादा होती है, तो फरवरी एंड या मार्च तक तो सर कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होती, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं है उससे पहले यूज करने का उसका। फार्मर उसी चीज से बचने के लिए कि कोई बात नहीं डाल देंगे अभी और बाद में ये यूज हो ही जाएगा, वो कहीं भी काम नहीं आता। उसके क्लॉट्स बने होते हैं, कभी भी मई जून के बाद अगर आप देखेंगे तो वो आपको मिलेगा जमीन में ही, प्लांट में। क्यों? और दूसरी बात, जिस टाइम आपने यूज किया है बेटर रहता है उसकी हल्की सी, चाहे कुछ भी और किसी गुड़ाई करो, ये चीज है। एफआईएम आप डिकम्पोज है, कभी भी डाल दो, वो धीरे धीरे चलता रहता है, उसकी कोई नुकसान नहीं है। जो सर ये के जो फर्टिलाइजर है वो हम फ्रूट सेट के टाइम, मतलब जब फ्रूट सेट हो जाएगा उस टाइम अगर उसके बाद डाल दे या फ्लावरिंग से पहले डाल दे, तो दोनों में से बेटर कौन सा रहता है? बेटर तो रहता है कि जो आपका फास्फोरस है और पोटाश है ना, जो तो आपको फ्लावरिंग से पहले ही करना है, क्योंकि पोटाश का काम ही वो है। पोटाश का काम होता है फ्रूट सेट करने में और फ्लावर की डेवलपमेंट में। हाँ, जब बाकी जो यूरिया है, यूरिया आपको नॉर्मली प्लांट को हेल्दी करने के लिए और ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए होता है। यूरिया जो है आपका एक फ्रूट सेट के बाद भी डोज देनी है आपको, और एक इवन आपकी एंड जून में भी देनी पड़ती है डोज, ताकि आपकी उस टाइम पे भी जो खुराक है प्लांट को, क्योंकि यूरिया प्लांट को तुरंत मिलता है एक तरह से एज कम्पेयर टू डीएपी और पोटाश, ठीक है। इसलिए जब जून में हमारे प्लांट की सारी, मतलब उसने जो सारी खुराक खींची हुई है उसको कम करने के लिए हम फिर उस टाइम यूरिया फिर से यूज करते हैं, और जितना ज्यादा हो सके फिर भी एफआईएम को यूज करना है। हाँ, मैं एक बात पक्का बोलता हूँ कि फार्मर क्या करते हैं, फार्मर्स नॉर्मली देखो, प्रोडक्शन अगर लेनी है आपको प्लांट से ना, फिर तो आपको केमिकल यूज करना है, कोई इलाज नहीं है उसका। क्योंकि जो 1960 में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की थी, वो इसलिए की थी क्योंकि हमें फीडिंग पहले करनी है, आपको कमाई करनी है ना, फिर आपको केमिकल यूज करना है, ये मजबूरी है, क्योंकि आप इतना एफआईएम ला नहीं सकते, इतना एफआईएम मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपका अपना कंजम्पशन है, जो आपका अपना प्रोड्यूस है घर के लिए या सहन है, उसमें कम से कम आप प्योर ऑर्गेनिक ही यूज करो, उसमें जरूरत ही नहीं है, आप उसमें केमिकल बिल्कुल मत डालो, डालना ही नहीं है बिल्कुल, आप केवल एफआईएम यूज करते हो। तीसरे चौथे साल के बाद आपका एक तो लैंड अच्छी हो जाती है उसमें, और आपको कहीं ना कहीं वो प्रोड्यूस जो है वो ऑर्गेनिक मिल रहा है। आपको अपने खाने के लिए तो कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, बेशक हम केमिकल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन अपनी कंजम्पशन के लिए केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसमें केवल गोबर की खाद यूज करो बस आप। या फिर आपके पास जो और सोर्सेज हैं, जैसे आपका लीफ वेस्ट है, आपकी जो सब्जियों का वेस्ट आता है, वही आप एक जगह डिकम्पोज कर दो। इवन ये चीजें अगर आप जैसे सब्जियों के जो हमारे वेस्ट होते हैं ना, वो तो आप खेतों में वैसे भी डाल दोगे ना कहीं भी, वो तो आपको वैसे ही डिकम्पोज होता रहेगा धीरे धीरे, वो नुकसान भी कुछ नहीं है, ये चीज है। लेकिन जो
ऑर्चिड के लीव्स तो उनके अंदर तो डिजीज होती है। नहीं, जो तो हमें लीव्स ये बताया जाता है कि उनको साइड पे रख के जला दें। लीव्स को करना आपको रिमूव, हाँ। मैंने कहा घर का जो वेस्ट है, अच्छा। लीव्स तो आपको रिमूव करनी है, खासतौर पे जैसे मेन जैसे आपका एप्पल स्टैब है, स्टैब तो आता ही लीफ पे है, तो उसको तो बचाने के लिए आपको तो रिमूव करनी है, वो तो इवन आपका लीफ फॉल जिस टाइम हो जाता है वो भी पत्ते वहां से साफ करने हैं, ये है। लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट आई विल राइट हियर, जो आपका ये कॉन्सेप्ट है ना कि लीव्स को कलेक्ट कर दो, देन वी हैव टू बर्न देम, नाउ दैट इज नॉट टू बी डन। अब जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, नाउ इट इज सजेस्टेड दैट यू हैव टू कलेक्ट द लीव्स, यू हैव टू डंप देम। हाँ, डंप कर दो, उसके ऊपर 2-4% यूरिया डाल दो, वो डिकम्पोज जल्दी हो जाएंगी फिर। अच्छा। वो आपका खाद का काम कर सकती है आगे आने वाले टाइम के लिए, ये चीज है। और ये भी नहीं है, जैसे मैडम ने कहा कि जलाना नहीं है, ठीक है, एक चीज है कि आपको जलाना नहीं है, डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज करने के लिए आपको उसमें फिर यूरिया डालना ही पड़ेगा, तो वो डिकम्पोज नहीं होता फिर जल्दी, ये चीज है। सर आपने बोला था मार्च में डीएपी यूज कर, लेकिन उसमें तो मतलब जो उसका अपटेक है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम, अराउंड 2 महीने या 2-4 हाँ, महीने लगते हैं। बेटा एक चीज है, देखो तीन चीजें हैं, एक आपका यूरिया है या नाइट्रोजन है, एक आपका फास्फोरस है, एक आपका पोटाश है, यही 3 चीज हम यूज करते हैं। हाँ, फास्फोरस का काम क्या है, डीएपी जो दे रहा है ना मैं, फास्फोरस का काम क्या है? फास्फोरस का काम, बोलते हम जरूर हैं कि नाइट्रोजन का काम वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, लेकिन नाइट्रोजन का काम केवल क्लोरोफिल वर्ड है, एक सिंपल, वहां से जो फोटोसिंथेसिस, उसी के लिए हम उसको जून में यूज कर रहे हैं। जो हमारा डीएपी है वो हमारे प्लांट्स की रूट्स को और ब्रांचेस को मजबूत करता है हमेशा, वो धीरे धीरे मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर आपका प्लांट मैच्योर हो गया 10, 12, 15 साल का, अगर आप बीच में 1 या 2 साल, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं, लेकिन 1 साल का कहीं ना कहीं अगर आप कभी डीएपी यूज ना कर पाए, कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते कि आपको यूरिया यूज करना है, क्योंकि यूरिया केवल एक ही वर्ड है, लीफ को ग्रीन करता है, वो डीएपी नहीं उतना करता। डीएपी में जहां नाइट्रोजन है वो उसको वहां करेगा, लेकिन डीएपी का जो मेन काम हम बोलते हैं वो केवल प्लांट को मजबूत करना है। एक बार आपका प्लांट मजबूत हो गया ना, ब्रांचेस सॉलिड हो गया आपकी, तो उसको नहीं भी यूज करोगे, 15 साल के बाद 16वें साल में आपने यूज किया, 17th ईयर में फिर यूज कर लो, तब चलेगा। लेकिन फास्फोरस का तो फ्रूट बड फॉर्मेशन में भी थोड़ा सा रोल होता है। हाँ, थोड़ा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप उस पर टोटल डिपेंडेंट ही है, बस हर साल की डिपेंडेंट नहीं होती, वो आपको तब तक है जब तक आपकी प्लांट की ग्रोथ हो रही है। जब आपका एक बार प्लांट स्टेबल हो गया, फिर उसके बाद आप उसको इस हिसाब से एडजस्ट कर भी सकते हैं। सर और ये निकिंग और नॉकिंग का थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा डिटेल्स में कि हम नीचे क्यों काट करते हैं, ऊपर क्यों काटते हैं, व्हाट इज द मतलब फंक्शन उसमें क्या है? नॉर्मली निकिंग और नॉचिंग जो होती है वो हम कभी भी फ्रूट केस में करते ही नहीं है, ना रिकमेंड है, केवल या तो नर्सरी जहां हमारे पास है या फिर फ्लावरिंग के लिए करते हैं, ताकि हमारी बर्ड्स को प्रॉपर्ली ग्रोथ मिल सके, उसके लिए करते हैं निकिंग और नॉचिंग जो है। निकिंग और नॉचिंग नॉर्मली जैसे आपकी ये आपका जो है फ्लावरिंग प्लांट जितने भी है ना, उसमें उस टाइम पे अर्ली ग्रोथ के लिए करते हैं, ताकि हमारे पास उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिटिल बर्ड्स आ सके, उसके लिए करते हैं इन चीजों को। Thank you, sir. Participants, sir, we thank you all for your information, this wonderful and actionable presentations. Thank you.